अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो आइए मैं और आप करते हैं एक हसीन सी सुबह का आगाज़ एक साथ, और अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँ। ज़िंदगी का यही हुस्न है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ सीखें। पूरे दिन का एनालिसिस रात में ज़रूर करें, देखें कि आज के दिन में आपने क्या गलत किया है, क्या सही कर सकते थे, किस तरह से इसको बेहतर बना सकते थे। एंड वेरी नेक्स्ट डे ये सोचे बगैर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो चीज जिस दिन आपको लगे कि गलत है और उसको सही करने की जरूरत है, उसको उसी लम्हे से रियलाइज करने के बाद उस पर काम करने की कोशिश क्या करें और अपनी जिंदगी को, अपनी जात को पहले से बेहतर बनाएं। क्योंकि अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए एफर्ट नहीं करेगा। जब हम खुद एफर्ट करते हैं तभी अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां भी पैदा करते हैं और बहुत सारे बंद दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। अक्सर इस तरह की सूरत हाल होती है कि आपको किसी भी तरह से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन अगर आप मुसलसल एफर्ट करते रहते हैं, किसी भी मखसूस चीज के लिए कोशिश करते हैं, तो फिर एक एक करके आपको रास्ते दिखाई देने लगते हैं और फिर आपके लिए आसानी होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हीला करो वसीला अल्लाह ताला की जात करेगी। तो उसका मकसद यही है। छोटी छोटी जो बहुत सारी कहावतें हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखती हैं, बहुत उनका पावरफुल इंपैक्ट होता है। तो इन चीजों को हरगिज इग्नोर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। इसी अच्छी दुआ के साथ आगे प्रोग्राम में बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम की सूरत हाल पर बात करें तो आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। साथ ही में सूरज तो हमें दिखाई दे ही रहा है पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ, लेकिन सूरज राजा भी जो है वो बादलों की ओड़ में छुपे हुए हैं। कैसे ही बादल हमें दिखाई देते हैं फिर जल थल हो जाती है और बारिश का मौसम बन जाता है। बारिश ऐसे होती है वो तो शहरियों के चेहरों को तो बहुत ही खिला देती है, ताजगी भर देती है। लेकिन मौसम की सूरत हाल ये जो प्लस माइनस हो रहा है आजकल, एकदम से गर्मी हो जाना, फिर एकदम से मौसम का नॉर्मल हो जाना, साथ में हब्स भी, सफोकेशन भी, तो इससे आपने खुद को बहुत ज्यादा बचाना है। अगर गैर जरूरी कोई काम है या मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो कोशिश करें कि घर से बाहर नहीं निकलें, या फिर कहीं भी आउटडोर कोई एक्टिविटी है तो उसे ऐसे औकात में प्लान करें जब बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत नहीं हो। और अगर आप शहर से बाहर का सफर कर रहे हैं तो तब तो मौसम की सूरत हाल को जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर मौसम के पेश नजर बहुत सारे रास्ते बंद होती हैं, बहुत ज्यादा जगहों पे ब्लॉकेज हो जाती है। तो कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको जरूर मलहूज़े खातिर रखना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह की जहमत उठाने से बच सकें। बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बड़ों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और अपना तो अपने ख्याल रखना ही रखना है ताकि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बना सकें, साजगार बना सकें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते चलें। हमारी पॉजिटिविटी जहां पे हमारे घर के माहौल को बहुत बेहतर बनाती है, हम अपने बच्चों को वही सिखाते हैं। कहते हैं कि बच्चों के लिए पहली दर्स का उसका घर होता है। तो अगर आप बच्चों को अपने रवैयों के जरिए सिखाते हैं और उसके बाद तालीमी तौर पर उसका सफर जो है वो स्कूल से स्टार्ट होता है। आजकल के दौर में महंगाई के पेश नजर और बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों को माशरती मसाइल का इतना ज्यादा सामना है कि कहीं ना कहीं हमारी तालीम भी उससे मुतासिर हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने की बजाय स्कूल से बाहर हैं, उनको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको वो बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही जो कि हर बच्चे का हक होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि सरकारी स्कूल्स में मुफ्त तालीम के बावजूद अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने से हेजिटेट फील करते हैं। उसके पीछे की क्या वजह है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और प्राइवेट स्कूल्स में तालीम के म्यार को पेश नजर देखते हैं लोग के क्वालिटी एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे दें ताकि बच्चे जितना पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनको उसमें एक अच्छा स्टैंडर्ड मिल सके। तो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ता हुआ रुझान और सरकारी स्कूल्स में मुफ्त तालीम होने के बावजूद लोग क्यों हिचकिचाहट का शिकार हैं, इसी हवाले से अपने मेहमानों से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन लोधी, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंसेज, और उन्हीं के साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सर, जो मैं अभी बात कर रही थी इसी से बात का आगाज करेंगे कि सरकारी स्कूल्स में मुफ्त तालीम होने के बावजूद लोग क्यों हेजिटेट फील करते हैं अपने बच्चों को वहां भेजने में और उसके कंपैरेटिवली भारी भरकम फीस अदा करके प्राइवेट स्कूल्स का इंतखाब किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की तालीम का क्या फर्क है और लोगों के अंदर ये रुझान रोज बरोज इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट ही बड़ा अच्छा लिया आपने। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर है बेसिकली तो वो जिम्मेदार है बच्चों की एजुकेशन का, सही, बच्चों की तालीम का। तो
ये उसका फ़र्ज़ बनता है टीचर का कि वो बच्चों को एजुकेट करे या एक मायारी तालीम देना या अपनी ज़िम्मेदारी को समझना, वो टीचर का काम है। अगर टीचर अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेगा जी तो यकीनन वहाँ मायार गिरेगा। और ये एक अरसा से यहाँ हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। टीचर चूँकि गवर्नमेंट मुलाज़म है, वो समझता है कि मैं काम करूँ या ना करूँ, मुझे सैलरी हर सूरत मिलनी है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे आपने कोविड के दिनों में देखा, हाँ जी, तमाम कारोबार, तमाम बिजनेस और प्राइवेट स्कूल्स की फीस रुक गई, लेकिन जो सरकारी टीचर था उसकी जो सैलरी थी वो नहीं रुकी, वो टाइम पे आई जी। तो चूंकि उनको पता है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं या ना निभाएं, हमें हमारी जो पे है वो हर सूरत मिलनी है, तो इसलिए वो जो उनके असल फर्ज की अदायगी है उससे कोताही करते हैं। हाँ। जिसका असर जो है वो बच्चों पे पड़ता है, फिर वो उस तालीमी इदारे पे पड़ता है, उसकी रेप्यूट ख़राब होती है। तो लोगों में, पब्लिक में आम तौर पे अब ये ज़हन में बैठ चुका है कि सरकारी स्कूल में तालीम नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ टीचर जो है वो अपना वक्त गुजारने के लिए जाते हैं, अपनी पे के लिए जाते हैं और बच्चों पे उनकी कोई तवज्जो नहीं। तो इसीलिए वहाँ पे जो एनरोलमेंट है वो कम हुई है, ड्रॉप आउट ज़्यादा हुआ है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन भी ज़्यादा हुआ है। हाँ। उनमें तालीम का एक मायार भी मजीद बेहतर हुआ है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो एक स्कूल ऑनर है वो अपने उस स्कूल पे मुकम्मल उसकी तवज्जो होती है और वो एक एक चीज़ को देखता है। वो टीचर्स को अगर देखता है तो उनसे काम लेता है और फिर टीचर्स के लिए आए दिन वो जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, जो एक नए तकाजे हैं एजुकेशन के, तालीम के, वो टीचर्स को दिए जाते हैं और वो अप्लाई किए जाते हैं अपने इदारों पे। तो ये वजह है कि पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स की बजाय प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जारी बात है, हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी म्यारी और जो है क्वालिटी एजुकेशन मिले। जिस तरह से सर ने बात की कि एक प्राइवेट स्कूल का पूरा एक मैकेनिज्म होता है, जहांगीर के प्रिंसिपल जो हेड ऑफ द स्कूल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने स्कूल के रिजल्ट के लिए, लेकिन सरकारी स्कूल्स में हम इस तरह से नहीं देखते। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को सरकारी तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? दरअसल अगर बात करें इख्तियारात की, तो ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ एक फ्लॉ है गवर्नमेंट सेक्टर में कि आपका जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, उसके पास वो इख्तियारात नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। अच्छा, आप देखें, डायरेक्टली वो मॉनिटर कर रहा होता है, वो देख रहा होता है स्कूल टीचर्स को, बच्चों को और इंतजामात को सारे, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन उसके पास इख्तियारात नहीं है। सही। उसके वो कहते हैं ना कि उसको हाथ बांध के कहा गया है कि आपने तैरना है इसमें पानी में, तो उसकी परफॉर्मेंस पर क्या होगी? वो डूबेगा। सही। तो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर इसी तरह डूब रहा है कि आपने हेड के हाथ बांध दिए और इवन टीचर के भी हाथ बांधे हुए हैं। मार नहीं प्यार का जब से कानून आया ना, तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर मजीद मैं कहता हूँ कि तबाह हो गया कि आपका टीचर बच्चे को सजा जजा के बारे में नहीं बताता। उसने बस वो सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है ऊपर कि हाजिरियां भी पूरी हैं बच्चों की और उसने रिजल्ट भी अच्छे देने हैं। और 8th क्लास तक आपको पता है कि इंटरनल एग्जाम सिस्टम है, तो 8वीं तक किसी बच्चे को फेल भी नहीं करना आपने। तो डायरेक्टली जब बच्चा 9th में आता है तो हमारे गवर्नमेंट का जो रिजल्ट है ना, वो सबके सामने आ जाता है कि जनाब ये 50% भी बच्चे पास होने के काबिल हैं। तो अंदाजा करें कि वो बच्चे जिनको हम 8 साल तक पास करते आ रहे हैं, उनमें से मोर देन 50% बच्चे 9th के पहले एग्जाम में फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और रीजन ये होती है कि थर्ड पार्टी इवेल्युएट करती है उन्हें, वो है एजुकेशन बोर्ड। जब तक उसका प्रिंसिपल, उसका हेड, उसका वो, अब देखिए, अब जैसे ही बोर्ड उसको इवेल्युएट करता है, साथ ही गवर्नमेंट कहती है टीचर्स की परफॉर्मेंस पुअर हो गई और टीचर्स पे नजला गिराया जाता है, हेड पे नजला गिराया जाता है, हेड्स की इंसल्ट की जाती है, टीचर्स की इंसल्ट की जाती है बड़े फोरम पर, सीओ एजुकेशन, डीओ एजुकेशन लेवल पर, डिप्टी लेवल पर, या इवन प्राइमरी स्कूल्स की अगर बात करें तो एईओ जो है वो। तो हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा दे दी गई, लेकिन उनको इख्तियारात नहीं दिए गए। ना टीचर बच्चे को कुछ कह सकता है, ना हेड टीचर को कुछ कह सकता है। तो जब तक उनसे जवाबदेही नहीं होगी
तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे? बच्चे से जवाबदेही नहीं हो रही तो रिजल्ट 9th की सूरत में आपके सामने आ रहा है कि हमारे मोर देन 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। और ओवरऑल टीचर से पूछगिछ ना होने का रिजल्ट ये आ रहा है कि टीचर्स कह रहे ठीक है 8वीं तक तो हमें किसी ने पूछना ही नहीं है। 9th में बच्चे जाएंगे तो देखा जाएगा 8 लाख बच्चे अगर पढ़ रहे हैं पूरी स्ट्रीम में तो उसमें से सिर्फ 1 लाख बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है। 7 लाख बच्चे को इग्नोर किया गया है, उससे हमने पूछना ही नहीं है। जब वो अपनी बारी में आएगा 10वें साल जाके तो फिर उसे तब उसे पता चलेगा क्या उसके साथ बिगाड़ हो चुका होता है। 8 साल में उसे पूछा ही नहीं गया। 9वें 10वें साल में क्योंकि अब प्ले ग्रुप में ऐड कर लेना तो वो 10वां साल बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 9th बेसिकली 10वें या 11वें साल में बन जाती है। तो ये हमारे यहाँ 8-9 साल किसी को पूछा मतलब वो अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो बर्बाद करके उसकी बेस खराब हो चुकी होती है जब तक वो 9th में पहुंचता है। और फिर पता चलता है कि एक्चुअली बच्चे ने मतलब कि आप देखेंगे आपने प्रोडक्ट क्या किया है, तैयार क्या किया है। इसी तमाम सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए सर गवर्नमेंट ने बहुत सारे सरकारी स्कूल्स को पंजाब भर में 5000 से ज्यादा स्कूल हैं जिनको निजी मलकियत में देकर आउटसोर्स कर दिया। आपके भी अंडर कुछ स्कूल्स आते हैं तो आपके पास तो वो मुकम्मल उन स्कूल्स को लेकर इख्तियारात भी मौजूद होंगे। तो क्या फर्क देखा आपने जब वो पहले सरकारी स्कूल थे और अभी उनको मॉडल स्कूल अगर कर दिया गया है तो उनका डिफरेंस क्या है? लोगों का बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि अब यहाँ पे तालीम प्राइवेट स्कूल्स की तरह बहुत महंगी हो जाएगी, भारी भरकम फीसेज अदा करनी पड़ेंगी, बच्चों को किस तरह से हम स्कूल्स में भेजेंगे। तो उस हवाले से बताइएगा कि उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, मैं एक दो बातें जो जाकिर साहब ने की हैं जरूर उन पर डिबेट तो नहीं लेकिन एक अपना स्टांस देना चाहेंगे। बिल्कुल। एक तो ये कि जो टीचर्स है या हेड है वहां का उसके कोई हाथ बांधे नहीं होते। अच्छा। वो अपने टीचर्स को पूछ सकता है कि अगर वो काम नहीं कर रहा। अच्छा लोधी साहब मैं आपका जरूर जवाब लूंगी लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। तालीम के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि क्यों आजकल इतना तेजी से रुझान बढ़ रहा है कि लोग सरकारी स्कूल्स में भेजने की बजाय अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि सरकारी स्कूल की जो सूरत हाल हमारे सामने रही है उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सरकारी स्कूलों को निजी मलकियत में दे दिया। और उसके बाद की अब मौजूदा सूरत हाल क्या है वो लोधी साहब बेहतर बता सकते हैं क्योंकि कुछ स्कूल्स आपके अंडर भी आते हैं तो उसका किस तरह का निज़ाम है? क्योंकि लोगों के ज़हनों में बहुत सारे डाउट्स थे इस हवाले से कि अब पता नहीं फीस का निज़ाम कैसा होगा, एजुकेशन का सिस्टम कैसा होगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी या पूरे तरीक़ेकार क्या होगा। जी ये वो स्कूल थे जो प्राइवेटाइज किए हैं गवर्नमेंट ने या आउटसोर्स किए हैं जहां पे बच्चों की तादाद 100 से कम थी जी, या अगर तादाद 100 से ज्यादा है और टीचर एक है वहां पे तो ये स्कूल जो है ये 2016-17 में गवर्नमेंट ने आउटसोर्स किए थे। पंजाब में तकरीबन ये 5000 के करीब स्कूल हैं, अब फैसलाबाद में 100+ हैं और मजीद अभी हो रहे हैं। सही। जब ये आउटसोर्स किए हैं तो उस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स एसोसिएशन थी उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि ये प्राइवेट हो रहे और वो इन इदारों में चूंकि गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं सही, जो प्राइवेट स्कूल्स की भारी भरकम फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब ये प्राइवेट हो जाएंगे तो वो बच्चे स्कूल नहीं आ सकेंगे, अपनी तालीम जारी नहीं रख सकेंगे। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, बल्कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेट पिटीशंस भी हुई और वो खैर रेट पिटीशंस जो थी वो खारिज हो गई और पब्लिक में एक ये तासुर दिया गया कि ये स्कूल अब सिर्फ अमीर बच्चों के लिए होंगे, ये गरीबों के बच्चों के लिए नहीं होंगे। बहुत जगह पे हमें बड़ी रेजिस्टेंस मिली वहां, चूंकि ये तमाम स्कूल रूरल एरियाज में थे, गांव में थे और गांव के लोग जब हम वहां पे वो गए चार्ज लेने के लिए तो वहां गांव के लोगों ने रेजिस्ट किया कि हम ये स्कूल नहीं लेने देंगे। तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इस तरह से उनका चार्ज लिया, गांव के लोगों को समझाया कि यहाँ पे आपको पहले से ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी आपके बच्चों को। ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो
एक गवर्नमेंट टीचर ने तबाह कर दिया था, या गवर्नमेंट के पास होते हुए इसका बिल्डिंग तबाह हो चुकी, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, उसको हम बेहतर करेंगे। बड़ी मुश्किल से ये यकीन दिलाने के बाद 1 साल हमें लगा कि हमने उस बिल्डिंग को बेहतर किया जी। वहां टीचर्स अपॉइंट किए, सही। वहां पे क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की। जब 1 साल के बाद लोगों ने रिजल्ट देखा कि यहां पे तो सेम वही हर चीज है जो गवर्नमेंट के पास होते थे स्कूल, कि हमें फीस नहीं देनी पड़ रही, फ्री एजुकेशन है, बच्चों की बुक्स फ्री हैं, वहां बच्चों से किसी किस्म की कोई किसी मत में फंड लेने की इजाजत नहीं है। तो लोगों का एक यकीन था वो पुख्ता हुआ हम पे। फिर हमने वहां पे वो तमाम रूल्स अप्लाई किए बच्चों की एजुकेशन के हवाले से या अदर जो एक्टिविटीज हैं उस हवाले से जो हम अपने प्राइवेट स्कूल्स पे करते हैं। सही। उन प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में जहां एक भट्टा मजदूर का बच्चा पढ़ता था जी, जहां एक मजारे का बच्चा पढ़ता था, सही, हमने उनको वो क्वालिटी एजुकेशन दी जो हम एक अच्छे प्राइवेट तालीमी इदारे में दे रहे हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जी। बेहतरीन फर्नीचर वहां पे दिया बच्चों को बैठने के लिए, बिल्डिंग को बहुत अच्छा किया, उसकी कलर स्कीम जो है वो हमने अपने प्राइवेट स्कूल्स के मुताबिक की। बहुत अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स हुई हैं ये सारी अब। और मैं सिर्फ एक स्कूल की आपको मिसाल देता हूं जो 2017 या 16 में मुझे मिला था, उसको गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 104 JB कहते हैं जी। जब मुझे मिला उसकी बाउंड्री वॉल नहीं थी, ओके। उसके 2 क्लासरूम थे, वो भी डेंजरस थे। बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से वो लोगों की एक गुजरगाह बनी हुई थी। हाँ। टीचर के बैठने के लिए जगह नहीं थी। इवन के वहां पे आप समझें कि एक कूड़ा स्टैंड बना हुआ था, उसको अब जाके अगर आप देखें, बल्कि मुझे याद है कि मेरे साथ सिटी 41 के ब्यूरो चीफ डोगर साहब ने एक प्रोग्राम किया था, तो वो वहां पे गए, उन्होंने देखा वहां पे जाके। अब वही स्कूल जो है एक बेहतरीन प्राइवेट स्कूल का नक्शा पेश कर रहा है, जहां उस वक्त मुझे वहां जब मैंने लिया तो सिर्फ 12 बच्चे थे कई सालों से। अच्छा। और टीचर वहां पे सैलरी ले रहे थे गवर्नमेंट की। तो अभी उसकी तादाद कितनी होगी बच्चों की? वहां पे अब 560 बच्चे जो हैं वो अमेजिंग प्राइमरी लेवल पे और ये मिसाल है। हाँ। यहाँ लोगों के पास सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 550 बच्चा नहीं, हमारे पास वहां पे प्राइमरी लेवल पे 560 बच्चे हैं। इसी तरह जो दूसरे स्कूल्स हैं जो हमें मिले हैं उनमें भी बहुत बेहतरी आई है, और वो भी समझें कि हमने जीरो से उनको हीरो बनाया है। हाँ, मतलब कि ये एक इनिशिएटिव कहीं ना कहीं लोगों के हक में बेहतर साबित हुआ, बेहतरीन साबित हुआ कि ऐसे बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं वो स्कूल्स में आ गए और उनको वही क्वालिटी एजुकेशन, वही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिला जो कि प्राइवेट स्कूल्स में मिलता है। तो एक बड़ी ही बेहतरीन बात है। तो इस तरह तो फिर मुझे लगता है जहांगीर सारे स्कूल्स आउटसोर्स कर देने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जितने हमारे बच्चे तालीम से महरूम है एटलीस्ट वो जाके अपनी बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट कर सकें। अच्छा, गवर्नमेंट का भी इसमें कसूर है कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी बात सच है कि टीचर्स भी बहुत ज्यादा इसमें बराबर के कसूरवार। गवर्नमेंट का इस तरह से कसूर है कि पिछले 5 साल से टीचर भर्ती नहीं किए। इस वक्त फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 1,30,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। जी ऐसे ही है। अब अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, हाँ, तो एतमाद कैसे बनेगा? बिल्कुल। और प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें प्राइमरी स्कूल, सिर्फ फैसलाबाद के प्राइमरी स्कूल्स में 3,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। अगर आपके पास 700-800 स्कूल हैं प्राइमरी, तो इसका मतलब हर स्कूल में शॉर्टेज है। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक टीचर्स हैं। तो जब आप बच्चे को दाखिल करवाने जाते हैं, आगे पता चले एक तो कमरे नहीं है पूरे, बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, दूसरा टीचर भी पूरे नहीं है। अब देखिए, हमारे दौर में जब कहा जाता ना कि हम तो टाट में बैठ के पढ़ते रहे हैं पुराने वक्तों में, तब क्या होता था, टीचर पूरे होते थे। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता टीचर रिटायर होते गए, नई भर्तियां नहीं हुई, दाखिला हर साल बढ़ता गया 10%, बच्चे बढ़ते गए, टीचर कम होते गए। तो क्वालिटी एजुकेशन आनी है टीचर से, इन्वायरमेंट से नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दें, हाँ, टीचर ही ना हो तो कोई दीवारों ने तो नहीं पढ़ाना आके। बिल्कुल।
ठीक है, या वो रंग रोगन वाले गेट ने, चार दीवारी ने तो नहीं पढ़ाना। हाँ। आपको पढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उसका बुनियादी रुकन टीचर है। बिल्कुल ऐसा तो ही। हमारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर से ही महरूम हैं। अच्छा, जिस स्कूल की ये बात कर रहे हैं या और ऐसे स्कूल जिनको प्राइवेट किया गया, उनमें कंडीशन ये थी कि वहां पे सिंगल टीचर हैं सारे। अब अंदाजा करें, गवर्नमेंट खुद एतराफ करी कि हमारे 12,000 से ज्यादा स्कूल इस वक्त भी ऐसे हैं जिनमें सिंगल टीचर है या 2 टीचर हैं, और वहां पर बच्चों की तादाद है जी 50 या मैक्सिमम 100। और फिर वो तादाद भी तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी ना, जब आपको पता है कि आपके बच्चे का सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। वहाँ पे टीचर्स तो है नहीं, क्लासेस में बच्चे मौजूद हैं लेकिन पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। बजाय इसके कि आपकी पूरी की पूरी एक तादाद पूरी हो टीचर्स की, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा टीचर हो के कभी अगर किसी को रिप्लेसमेंट में कहीं जाना पड़ जाता है या किसी की मजबूरी है तो उसकी जगह बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो। तो एक्स्ट्रा टीचर्स तो रखना दूर है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने टीचर्स भी मौजूद नहीं है। अब देखिए, हर साल कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 500 टीचर रिटायर हो रहे हैं। अब 5 सालों में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 हजार टीचर रिटायर हो गया, वो चला गया, उसका मुतबादल कोई आया ही नहीं। नया टीचर रखना तो दूर, जो जा रहा है उसका मुतबादल भी कोई नहीं रखा गया। एक तो सीटें कम है, ऊपर से हर साल टीचर रिटायर होकर जाते जा रहे हैं, उनकी नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। अब इस गवर्नमेंट का भी फेलियर है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसको भी खासा वक्त गुजर चुका। सबसे पहले नारा लगा था कि जनाब हम 30,000 टीचर्स भर्ती करेंगे। ये जो मौजूदा वजीर तालीम हैं राना सिकंदर हयात, बहुत बातें करते हैं। ये मैं समझता हूँ पीटीआई, मुझे लगता है पीटीआई का बंदा। सोशल मीडिया पे ऐलानात 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 और अमल दरामद कोई नहीं। अब इतनी ज्यादा नारे, वादे, दावे, इवन टीचर कहना शुरू हो गए सोशल मीडिया पे, आपने जितनी हमारी हिमायत कर दी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप मत कीजिए। हालांकि एक बड़ा बेहतरीन मौका था कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी में आप चंद नौजवानों को रोजगार कर सकते हैं, बरसरे रोजगार उनको कर सकते थे और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अभी तक वो अमल दरामद नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन की क्वालिटी पे तो हम सब जानते हैं कि बड़ी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन होता है। लेकिन लोधी साहब, एक चीज़ और भी है, क्योंकि एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में कंपैरेटिवली गवर्नमेंट स्कूल के महंगी होती है, तो अक्सर ये आम ख्याल किया जाता है कि प्राइवेट स्कूल मुनाफा कमाने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इसके तालीम पर बड़े मनफी असरात आते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें, एक कंपैरिजन आपको करना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चे पे कितने एक्सपेंस आते हैं और प्राइवेट स्कूल, एक आम स्ट्रीट स्कूल जो हैं, आम लेवल के जो स्कूल हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये कई दफ़ा ये बात हुई है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके जो सेकेंडरी स्कूल का बच्चा है, उस पर तकरीबन 3,000 रुपये एक्सपेंस आते हैं अगर आप एवरेज निकालें। तो अगर आप देखें प्राइवेट स्कूल्स, आपको 60% स्कूल्स ऐसे मिलेंगे जिनकी फ़ी जो है वो 3,000 से कम है जी, और 3,000 से ऊपर लेने वाले जो इदारे हैं उन 4,000 तक या 5,000 तक होंगे, वो 20% होंगे। उसके बाद फिर 5,000 से ऊपर चले जाए फीस, तो वो है तकरीबन वही 15%, 20% स्कूल। 60% स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट के जो एक बच्चे पे एक्सपेंस आते हैं उससे कम फीस लेते हैं। ये प्रोपेगेंडा किया गया है कुछ लोगों की तरफ से जो प्राइवेट स्कूल्स को अपोज करते हैं हमेशा खामखा कि वहाँ भारी भरकम फीस हैं। 3,000 से कम फीस, क्वालिटी एजुकेशन वो दी जाती है वहाँ पे। ये इसमें कोई शक नहीं कि बिल्डिंग्स जो हैं वो जितना रकबा गवर्नमेंट स्कूल्स का है वो उतना उनके पास नहीं, लेकिन हमने रकबा क्या करना है अगर वहाँ एजुकेशन नहीं। अगर आपके पास बिल्डिंग है वहाँ फर्नीचर नहीं, फर्नीचर है वहाँ स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स है तो वहाँ टीचर नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में बिल्डिंग भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं और क्वालिटी एजुकेशन भी है। तो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है, लोगों को समझने वाली बात है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं
वो गवर्नमेंट स्कूल से बहुत बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं। और फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो इनकी फी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे पे जो एक्सपेंस आते हैं उससे बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हो तो आप दूसरा जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है उसकी लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हो। कहीं यही वजह तो नहीं है कि गवर्नमेंट के जितने टीचर्स हैं उनको स्कूल्स को आउटसोर्स करने पर एतराज़ात हैं? तो इस हवाले से आपके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप उसकी भी ज़रूर बात मैं चाहूँगी कि आप करें। जी, हमें यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ख़ास तौर पे जो पीमा स्कूल्स हैं जो 2016-17 में उस वक्त की गवर्नमेंट, उस वक्त भी नून की गवर्नमेंट की थी, इन्होंने सबसे पहले जब ये स्कूल्स आउटसोर्स किए हैं तो ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए से किए थे जी। और उसके बाद फिर इनके लिए एक अलग अथॉरिटी बना दी थी, पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको पीमा कहते हैं। ठीक। तो चूंकि पेफ स्कूल जो है या पेफ डिपार्टमेंट जो है उसका एक अलग फंक्शन है, वो प्राइवेट स्कूल्स को डील करते हैं। और जो पीमा अथॉरिटी बनी थी ये खालिस्तान जो बनी है ये गवर्नमेंट स्कूल जो आउटसोर्सेज हैं उनके लिए बनी थी। पीमा में अलमिया ये रहा कि यहाँ जब ये आउटसोर्स हुए, जिस गवर्नमेंट ने बनाए वो गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई और उसमें खास तौर पे उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका इस हवाले से विजन ही कोई नहीं था। अच्छा। और उन्होंने कोशिश की कि इन स्कूलों को बंद किया जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब ये आउटसोर्स हुए थे ये 4300 स्कूल था और इनमें टोटल 60,000 तादाद थी बच्चों की। और उस वक्त जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त 6 लाख से ज्यादा तादाद हो चुकी थी इन स्कूल्स में बच्चों की। जिन प्राइवेट लोगों को ये मिले उन्होंने मेहनत करके एनरोलमेंट को बढ़ाया। सही। तो उस वक्त इनको बंद करने की कोशिश की गई पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और ख़ास तौर पे उस वक्त मिनिस्टर मुराद रास ने इनकी पेमेंट्स बंद की। जो सीईओज थे उनको 1 महीने के लिए लाया गया, फिर दूसरा सीईओ लाया गया, किसी को समझने ही नहीं दिया गया पीमा को। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने वो प्रोटेस्ट भी किए, मुज़ाकरात भी किए, उनको समझाया कि ये पब्लिक का नुकसान हो जाएगा अगर आप इनको बंद करें। वो बंद करने पे तो ले हुए थे कि इनको हम दोबारा से आफ्टरनून स्कूल या गवर्नमेंट को वापस करेंगे। अब जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं, जो एक बाज़गश्त हम सुन रहे हैं कि पीमा को पेफ में मर्ज किया जा रहा है। अच्छा। अगर पीमा को पेफ में मर्ज किया गया तो इसके बहुत सारे नुकसानात हो जाएंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो गवर्नमेंट है उसकी इनिशिएटिव है ये पीमा जो है। अगर ये उसको उसमें मर्ज करेंगे तो वो खालिस्तान प्राइवेट स्कूल्स के लिए है, उनका पैटर्न तमाम तर प्राइवेट स्कूल्स के मुताबिक है। और इसीलिए उस वक्त पेफ में से पीमा अलग किया गया था कि इनकी एफिशिएंसी, इनकी कारकर्दगी बेहतर हो। थोड़ा सा और आसानी हो लोगों को समझने में, पेफ और पीमा चल तो जैसे पीमा भी जो है वो प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर ही रहे हैं, लेकिन अगर दोनों का सिस्टम अलग अलग है, लेकिन अभी तो हमें जितना दिखाई देता वो यही लगता है कि प्राइवेट स्कूल का जैसा मैकेनिज्म है उसी तरह का सिस्टम जो है वो पीमा का भी है। तो अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो नुकसान आपके समझते मतलब किस तरह का नुकसान होगा, वो थोड़ा वाज़ेह मज़ीद करते हैं ताकि लोगों को आसानी हो समझने इसमें। चूंकि तमाम तर जो प्रॉपर्टीज हैं वो गवर्नमेंट की है। बिल्कुल ठीक है। पीमा में जी प्रॉपर्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है जी। इसमें स्टाफ जो लाइसेंसी है जिसको वो मिल चुका है स्कूल उसका है जी। जो प्राइवेट स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है उसके पास जो स्कूल है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है इसको देखना, इसको संभालना ये बहुत बड़ा टास्क है। बहुत बड़ा टास्क है। हाँ। हमने देखा है। ठीक है। मैं यहाँ स्क्रीन पे बताना चाहूंगा कि मुझे जो रीएलोकेशन में स्कूल आए, यानी जो पहले स्कूल जो थे वो एलोकेट हुए किसी को जी, और उसके बाद वो रीएलोकेट हुए। रीएलोकेट का मतलब ये है कि वो स्कूल जिसको अलॉट हुए थे उससे भी नाकाम हुए। सही।
सही। उसने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा तबाह कर दिया जो पहले था। सही। वो किनके थे? वो उनको पेफ पार्टनर कहते हैं। ओके ओके ओके। पेफ स्कूल जिनके पास थे, ओके ओके, उनको वो अलॉट हुए थे। तो यहाँ फैसलाबाद में मुझे 3 स्कूल रीअलोकेशन में मिले हैं जो पेफ पार्टनर्स के पास थे। उनको कैंसिल करके मुझे दिया गया, और वो सिर्फ इसलिए दिया गया कि उनकी तबाही पहले से ज्यादा होगी। पेफ पार्टनर अपने प्राइवेट तालीमी इदारे पे तवज्जो देगा, वो गवर्नमेंट पे नहीं देगा, क्योंकि जहन में एक बात होगी कि मेरा प्राइवेट तालीमी इदारा तो मेरा ही है, ये मेरे पास रहना है। वो आप ऑन करते ये पॉलिसी किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। गवर्नमेंट का जो एक इदारा मुझे मिला है, ये किसी वक्त भी गवर्नमेंट जो है वो अब वापस ले सकती है। मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए। तो जो हम लोग हैं, इंडिविजुअल्स या एनजीओ जिनके पास ये आए हैं इदारे, हमें इस बात का इल्म है कि हमने इस पे मेहनत करनी है, लेकिन ये है गवर्नमेंट के। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये चीज हमेशा आपके माइंड में होनी भी चाहिए कि एक चीज आपकी अपनी है, जाती है, जो कि पता है कि आपको आपके पास परमानेंट है, एक टेम्पररी टास्क है जो कि कभी भी आपसे वापस लिया जा सकता है। तो ये चीज गवर्नमेंट को क्यों समझ में नहीं आती, और इस तरह की पॉलिसीज, नाकिस पॉलिसीज जो कि पहले ही हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 6-7 माह से चलती आ रही है, उन्होंने बहुत सारे इदारों को तबाहाली के दहाने पर लाकर खड़ा करते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और प्राइवेट स्कूल और जितने भी हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, वहाँ पे तो हमें मिलती है तमाम की तमाम क्वालिटी एजुकेशन भी मिलती है और हमें हर तरह की सहूलियात भी मिलती हैं। तो लोग फिर इसलिए प्रेफर करते हैं कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की बजाय प्राइवेट स्कूल्स में भेजा जाए। लेकिन हम इस बात को किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं जहांगीर कि हर बच्चे तक तालीम की रसाई मौसर, म्यारी और बेहतर अंदाज से पहुंचे, चाहे वो सरकारी स्कूल का बच्चा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है। इसमें हमारी गवर्नमेंट को किस तरह से अपना फाल किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मौजूदा हुकूमत की जितनी भी हमने पॉलिसीज देखी हैं वो ऐसे कोई सेटिस्फाइंग नहीं है कि लोगों को लगे कि ये वाला फैसला बहुत अच्छा है। अच्छा ज़ीनत, अगर आप पिछले 77 साल में भी देख लेना तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें लगे कि ये वाकई सीरियस है इस कौम को तालीम देने में। अब देखिए, पिछले दिनों हमने एक स्टोरी की कि आपका गवर्नमेंट स्कूल जो है ना, वो अब पूरे फैसलाबाद में अगर बात करें तो अराउंड अबाउट 600 स्कूल्स हैं जो मैट्रिक तक तालीम देते हैं बच्चों को। प्राइमरी और एलिमेंट्री मिला के वो तकरीबन 2200 स्कूल बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ मैट्रिक की अगर बात करें तो वो सिर्फ 600 स्कूल हैं। अब आप इतना बड़ा शहर, मतलब 70-80 लाख की आबादी का शहर, उसमें सिर्फ आपके पास इतने स्कूल हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ मेन इलाकों में मौजूद हैं। वहाँ तक आने के लिए बच्चे को ट्रांसपोर्ट की मद में महाना 2 से 3 हज़ार रुपए लग जाते हैं। अब तो वो भी ज्यादा लग जाते हैं, फ्यूल जितना हो गया महंगा। अब 2-3 हज़ार रुपए लगाने की बजाय, गवर्नमेंट में फ्री एजुकेशन की बजाय वो गली मोहल्ले के स्कूल को प्रेफर करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ ये कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल भी हैं, वो भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। वो जो गली मोहल्लों में बहुत छोटा छोटा सेटअप लगाकर बैठे हैं ना, वो सिर्फ एक बिजनेस की तरह मुझे तो लगता है। रीजन ये है कि जहाँ पर आपका टीचर खुद इंटरमीडिएट होगा, Exactly. उसकी अपनी क्वालिफिकेशन FA होगी, FSC होगी, और आपके अल्टरनेट, ये गवर्नमेंट का एक गुड पॉइंट है, एक अच्छा जेस्चर है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो मास्टर्स, MPhil, PhD मिलेंगे। वो अलग बात है कि वो रिस्पांस कैसा दे रहे हैं, सोसाइटी में पे बैक कैसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इस साल का मैट्रिक का रिजल्ट देखें ना, तो उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी हैरानकुन तौर पर 8 पोजीशन गवर्नमेंट स्कूलों की थी। 8 पोजीशन मैट्रिक में। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको और एफर्ट करे, थोड़ा सा अपना सिस्टम एक्सपैंड करे, टीचर पूरे कर दे, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का सेटअप बहुत अच्छा है। क्योंकि अब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टीचर के लिए, वो मास्टर्स है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि गली मोहल्ले के बेशुमार स्कूल आज भी वो इंटरमीडिएट पास टीचर को रख लेते हैं। एक तो उसकी सैलरी के हवाले से वो सस्ती लेबर है। हाँ, 4-5 हज़ार ये फर्क तो है। जब आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो वो भी प्राइवेट सेक्टर में भी वो सिलेक्टेड है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप पोजीशंस निकाल के देखें तो मखसूस इदारे हैं जो हर साल पोजीशंस लेते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। बाकी ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का भी रिजल्ट देख लें तो वो भी गवर्नमेंट से कोई इतना अच्छा नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें तो
बहुत सारी जगहों पर क्वालिटी एजुकेशन को मजीद बढ़ाने की जरूरत है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में है। हम हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को लेकिन तनकीद पहले वो करते हैं। टीचर्स तो बढ़ा लें, फिर ही बाकी चीजें तो बाद में पूरी होंगी ना, क्योंकि बच्चे तो जाते हैं, अगर 50 बच्चे भी एक जगह पर जा रहे हैं जस्ट सपोज, तो अब उनके लिए आप 3-4 टीचर्स और हायर कर लें ताकि उनको मैनेज करना गवर्नमेंट अगर easy हो टीचर जाए। पूरे कर दे और लोगों को घर के करीब तरीन सहूलत दे दे, जहां पे हाँ। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ना हो, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे प्राइवेट को इग्नोर करके गवर्नमेंट के पास हाँ, आएंगे। ये क्योंकि दो फिर- चीजें पूरी फिर, हों बस। फिर वही वाली बात है कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है या नहीं है, फर्नीचर मुहैया है या नहीं है, ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है। लेकिन जो अभी बेसिकली प्रायोरिटी पे होना चाहिए वो तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे से बच्चे आपके नियर बाय स्कूल हो, क्योंकि आजकल लोग बड़ा बच्चों की सिक्योरिटी को भी लेकर कॉन्शियस है, इतनी दूर कोई भी नहीं चाहता है कि बच्चे को, स्पेशली बच्ची को भेजा जाए, और टीचर्स की अगर हायरिंग हो जाए तो वो एक बेहतरीन चीज है। अच्छा सर, बजट के हवाले से तो हम देखते हैं कि बजट जो मुख्तस किया जाता है तालीम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो हमें कहीं लगता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो पीमा के अंडर तो जारी बात आप ऑनरशिप बच्चों को तो एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके जो अखराजात हैं उसके हवाले से क्या निज़ाम सारा स्मूथ चल रहा है? क्योंकि अपने अगर जो गवर्नमेंट के पास अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे तो ना टीचर्स मौजूद हैं, ना वहाँ के अखराजात पर कोई तवज्जो खास दी जा रही है, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आपके साथ जो निज़ाम है वो बेहतर चल रहा है? जी, पीमा के साथ पीमा का जो बजट है सालाना वो तकरीबन 5 अरब रुपए है। ठीक। और उसमें वही बात कि जो पर स्टूडेंट पे किया जाता है एक लाइसेंसी तो वो 650 रुपया है, 650। तो इसमें ये वही बच्चा है, अगर ये गवर्नमेंट स्कूल में होता तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा इस पे तकरीबन 2000 रुपये एक्सपेंस थे। अब आउटसोर्स किया है तो फिर ये बच्चे पर स्टूडेंट जो है वो डिक्रीज होके वो 650 पे आ गया। और इस तरह से गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो उनको उसकी सेफ्टी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे जहांगीर साहब ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये इंटरमीडिएट टीचर्स रख के मतलब अपनी वो सैलरी को साथ तक थोड़ा सा कम करके वो दे दी उनको करते हैं, तो 650 रुपये में कितनी सैलरी दी जा सकती है? ये इस बजट को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उसको बेहतर किया जाए तो ये बजट इंक्रीज किया जाए और पर स्टूडेंट जो है वो लाइसेंसी को या जो एक स्कूल का ऑनर है जिसको स्कूल दिया गया है उसको वो पे किया जाए। मिनिस्टर साहब की बात की जहांगीर साहब ने, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे अपना एक क्लिप वायरल किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम पीमा स्कूल्स को 800 रुपये दे रहे हैं पर स्टूडेंट। अच्छा। और इसको अगले महीने हम 1200 कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम इसको बस बहुत जल्द जो है वो 1800 कर देंगे, 2000 पे लेकर आ रहे हैं। 2000 हो जाएगा। अच्छा, हमें अब जब ये सोशल मीडिया पे आएगा कि जी हम 800 दे रहे हैं तो अगले महीने 1200 कर देंगे, तो टीचर्स हमारे पीछे पड़ते हैं फिर। हाँ, कि भाई 800 का तो जिक्र ही नहीं कहीं पे भी, वो तो कभी हुआ ही नहीं। हमें तो 2 साल हो गए हैं तड़पते हुए कि इस फीस को इंक्रीज किया जाए। 650 दे के 800 का ऐलान अगर आप कर दें, बर वक्त मिल जाती है। अब मिलना शुरू हुई है। चलें, अच्छी बात है। पहले वो काफ़ी जो था वो इसमें कई महीने तक जो थी वो रोक ली जाती थी। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जब तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका कुछ अरसा उस डिपार्टमेंट में नहीं गुजारेगा, मामला को नहीं समझेगा, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट था पीमा जो है, इसको समझने के लिए बेशक आप ब्यूरोक्रेट्स को लेके आते हैं लेकिन उनको भी टाइम चाहिए समझने के लिए। हो सकता है गवर्नमेंट भी जो अपने है वो फ्यूचर के प्लानिंग और फ्यूचर के गोल को सेट कर रही हो, अब बर वक्त फीसेस देना अदा की है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में 800 और 800 से फिर वो 1800 तक का सफर हम जल्द तय कर लें और बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को मजीद हम एनहांस कर सकें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा। एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और तालीम के निज़ाम को बेहतरीन अंदाज से चलाने के लिए जहां पे बेहतरीन और मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है, तो वहीं पर प्रोफेशनली उसको प्रैक्टिस करने की भी बड़ी ज़रूरत होती है। बहुत हर फील्ड में हम चाहते हैं कि आजकल हमारा बच्चा ना सिर्फ पढ़े बल्कि अच्छे से प्रैक्टिकली भी उसको अडॉप्ट करे। और जब भी घरों में तालीम के लिहाज से बात होती है और वालिदैन बात करते हैं कि अपना बच्चा क्या बनेगा, तो हमारे घरों में 3 फील्ड्स ऐसे हैं जो बड़ी ही कॉमन है। एक तो मेडिकल की फील्ड, दूसरी इंजीनियरिंग की फील्ड और तीसरा होता है टीचर। तो ये तीनों फील्ड्स ऐसी हैं जिसके बारे में हमेशा से हमारे पेरेंट्स को बड़ा कंसर्न रहा है। तो मेडिकल की फील्ड में सर्वाइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, कितना ज़्यादा उसके लिए आपको फोकस करना चाहिए, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप मेडिकल में एडमिशन लेने जाते हैं तो उससे पहले आपको देना पड़ता है मेडिकल का एंट्री टेस्ट। तो एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि 22 सितंबर से एंट्री टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं मेडिकल के, और ये किस तरह से होने चाहिए, इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, इसका सिलेबस कैसा होना चाहिए, किस तरह की डिफिकल्टीज हैं जो कि स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है और वो उसको ओवरकम कर सकता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद है, साजिद हुसैन साहब और रिजवान खान साहब, डायरेक्टर स्टेम इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि एजुकेशन तो वैसे ही इतनी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए, और मेडिकल एजुकेशन तो अपने आप में थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है और बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों को सबसे पहले जो बच्चों को चैलेंज फेस करना पड़ता है वो मेडिकल एंट्री टेस्ट में होता है। तो किस तरह से बच्चे तैयारी करें ताकि अच्छे से वो टेस्ट भी दे सकें और उसमें पास भी हो सकें? अच्छा मैडम, मैं इसमें ना मेडिकल के लिहाज से, क्योंकि हमारे पास ना 15 दिन रह गए हैं। अभी रिसेंटली नम्स का टेस्ट हुआ है, ये कम सितंबर को, और उसमें ना बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि कौन कौन से उनको इशू आ रहे थे, और उस एक्सपीरियंस की बेस पे ही, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने टेस्ट दिया है, जो मुझे बच्चे लाइव देख रहे हैं उनसे मैं ज़रूर जो है वो कहूँगा कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ज़रूर अपना शेयर करें। और अभी 22 सितंबर को टेस्ट आ रहा है और 15 दिन है हमारे पास। अब 15 दिनों का प्लान क्या होना चाहिए? हाँ। अब इन 15 दिनों में बच्चे ने कौन सी चीज़ों को फोकस करना है? तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले कहूँगा कि हम पहले 10 दिन का प्लान कर लेते हैं। ठीक है। हम पहले बच्चा जो है, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो सभी बच्चे मेडिकल का टेस्ट देना चाह रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है, बायो है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो उसमें ना शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। अब शॉर्ट लिस्टिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा अजीब है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, केमिस्ट्री के 20 चैप्टर हैं, उनको शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाए? हमने ना इंटी टेस्ट को हवा बनाया हुआ है। इंटी टेस्ट है कुछ नहीं है। मतलब अगर अभी मैं नम्स की बात करूँ ना, तो नम्स का जो टेस्ट हुआ है, जो हमारा पंजाब का बच्चा है वो कह रहा है कि जी फेडरल से एमसीक्यूज आए हैं। जो फेडरल का बच्चा है वो कह रहा है जी पंजाब की बुक से एमसीक्यूज आए हैं। जो केपीके का बच्चा है वो कह रहा है जी जो है वो बलूचिस्तान की बुक से एमसीक्यूज आए हैं। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि एमसीक्यूज वही हैं जो एफएससी लेवल के हैं। अच्छा, बच्चों को समझने में शायद प्रॉब्लम होती है। असल काज है बच्चों को समझने का प्रॉब्लम। बच्चा जो प्रेशर लेता है ना, मैं उसी की बात के ऊपर आ रहा हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे हमने करनी है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, केमिस्ट्री की एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री को डील कर रहा हूँ उस टाइम में। ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिहाज से 20 चैप्टर है। ओके। अब 20 यूनिट को हमने शॉर्ट लिस्ट करके 20 पेज पे कैसे लेके आना? 20 चैप्टर्स को 20 पेजेस पे कैसे लेके आना? अच्छा, ठीक है। इसमें जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो ये इंटी टेस्ट में पूछी जा रही होती हैं। मतलब मैं इसमें नम्स के एक्सेप्शन ऐड करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनफिनिटी की एक्सेप्शन पूछी हुई थी नम्स में हेलोजन की। ओके। तो वो एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, और सारी केमिस्ट्री में जितनी भी एक्सेप्शन है वो सारी एक जगह पे लिख लें। अच्छा, फिर रिएक्टिविटी आर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। जितने भी रिएक्टिविटी आर्डर हैं वो 20-25 होंगे, आराम से एक पेज पे लिखे जाएंगे। और मैंने अपने स्टेम में बच्चों को ये करवाए हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनको बताया है कि बेटा जी आपने शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद जितने भी एसिडिटी आर्डर हैं, रिएक्टिविटी आर्डर हैं, एक्सेप्शन हैं। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री में कितने को फार्मूले होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में? मैक्सिमम 20 से 25 होंगे, उनको एक जगह पे लिख लें। फिर केमिस्ट्री में कुछ टेस्ट होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना कि ये कंपाउंड है, ये नहीं है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, फिनोल है, कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। इसके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। जैसे प्रीवियस यूएचएस के टेस्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो वहाँ पे टॉलरेंट टेस्ट के ऊपर एमसीक्यूज आया हुआ था कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है। ठीक है। मतलब मैं ना आपको पास पेपर के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ सिलेबस को। हाँ, कि बच्चे के लिए आसानी हो जाए, बच्चे को पता लग जाए कि मैंने तैयारी कैसे करनी है। तो वो शॉर्ट लिस्टिंग कर ली। पहला टारगेट कि 10 डेज में उसने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है,
और वो छोड़ दे जो उसने नहीं पढ़ा होगा। अब इन दिनों जो नहीं पढ़ा होगा ना वो ना पढ़े, नया ना पढ़े, जो पढ़ा हुआ है उसी पे फोकस उसी करे। पे फोकस करे। वो 10 दिन ठीक है। उन चीजों पे फोकस कर ले। हाँ। 10 दिन की शॉर्ट लिस्टिंग उसने कर ली है, अब पीछे रह गए हैं 5 दिन। हम्म। वो 5 दिनों में उसने क्या करना है, क्योंकि 22 सितंबर को टेस्ट है, मैं इसलिए 15 दिन बता रहा हूँ, वैसे 16 दिन है। हाँ। 5 दिनों में उसने क्या करना है कि वो जो शॉर्ट लिस्टिंग की है उसको रीड करे अगेन 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 अगेन, और वो पेज 20 पेज उसके फिंगर्स पे हों। वो जैसे हाफिज कुरान नहीं होता, जिस कंपनी को उसने कुरान पाक की हिफज किया होता है ना, वो उसी से याद कर पाता है। बिल्कुल। अगर उसका कुरान पाक चेंज कर देना तो उसको भूल जाता है। भूल जाता है। इसी तरह बच्चे ने अपनी चीज़ों को इतना अपने ब्रेन में वो मेमोराइज कर लेना है कि वो उसको एक एक पेज की लाइन याद हो जाए। अब वो 5 दिनों में ये काम कर लिया, फिर आ गया अगला 6ठा दिन जो है जिसके बिफोर द एग्जाम डे। बिल्कुल। अब एग्जाम डे से पहले बच्चे को क्या होता है, सबसे ज्यादा पहली फीलिंग क्या आती है कि मैंने जो 12 सालों में पढ़ा है ना, मुझे सब भूल गया। सब भूल गया। ये मेरे साथ भी ऐसा होता था, एग्जाम में बैठने से पहले तक लगता था अब सब भूल गया, ब्लैंक हो गया। जब पेपर हाथ में आता फिर समझ में आता था, अच्छा ये तो आता है, ये तो आता अच्छा, है। इसमें ना बड़ा अच्छी एग्जांपल मैं देने लगा हूँ कि पेपर से एक दिन पहले इवन के पेपर के में बैठ के भी बच्चे को लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आपने फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाना, रात का टाइम है, अंधेरा है, और आपकी टार्च से आपको रास्ता नजर आ रहा है, या फैसलाबाद से आपको इस्लामाबाद नजर आ रहा है? हाँ। आपकी जो टार्च लगा रहे हैं, गाड़ी की टार्च है, उसी से आपको रास्ता नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो जो एमसीक्यूज आता जा रहा है ना, वो करते जाए। और एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये करता है, प्रीवियस यूएचएस का 2022 का 23 का पेपर उठा के देखें, पहले 3 एमसीक्यूज उसने ऐसे टका के देने हैं ना कि बच्चे की तबीयत सेट हो जाए। वो एमसीक्यूज का पर्पज क्या है, उसने मेरिट को बैलेंस करना। ओके। क्योंकि उस वजह से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट के 3 एमसीक्यूज पे कितना ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो फिर आप बाकी भी पेपर नहीं अच्छे से कर पाओगे। नहीं, उसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो गया। हाँ। अब देखिए, नम्स का बच्चे जो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि नम्स के टेस्ट में क्या हुआ। बायो का पोर्शन उन्होंने अजीब सा बना के दे दिया, कोविड के एमसीक्यूज पूछने शुरू कर दिए कि कोविड का जो वायरस है वो हीट सेंसिटिव है या पीएच सेंसिटिव है। अब ये हमारी पीटीबी में कहीं मेंशन नहीं है, फेडरल में कहीं मेंशन नहीं है। बच्चा फौरन के ये जो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आ गया। हाँ। अब बच्चे अच्छा, के ये जो वो चीजें होती हैं रिजवान साहब कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या नम्स का या स्टेम का, यहाँ पे बड़ा ही पेपर बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बड़ा सख्ती होती है, इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट बने होते हैं कि फलां इंस्टीट्यूशन के तो पेपर बहुत ही ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट होता है। ये एक्चुअली होते नहीं है, ये हमारे खुद की जहन की जनरेट करदा बातें होती हैं। तो जो पहले जैसे कि साजिद साहब बता रहे हैं कि पहले के 3 एमसीक्यूज पे अगर बच्चे को थोड़ा सा अपना फोकस किया और उसको समझा और कर लिया तो बाकी पेपर भी वो इजीली कर लेगा। तो बैठकर पेपर को हल करने से पहले बच्चे की क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? क्या उसको पूरा पेपर पहले तसल्ली से पढ़ना चाहिए, फिर फोकस करके जो चीजें उसको अच्छे से आती हैं उनको पहले वो सॉल्व करे, एंड देन उसके बाद उस पॉइंट पर आए जहां पे उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है? आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि किस तरह की प्रैक्टिस उसकी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के होनी चाहिए? एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चा पेपर देखता है ना, जैसे साहिब साहब ने कहा, तो एक ना अंदाज़ा परसेप्शन डेवलप कर लेता है कि ये 3 एमसीक्यू जैसे इन्होंने कहा कि मुश्किल आ गए तो बाकी पेपर भी मुश्किल होगा। तो हर पेपर में अगर सब्जेक्ट वाइज भी हम बात करें तो हर पेपर में ओनली 3 to 4 एमसीक्यूज ही मुश्किल होते हैं। ये हर स्टूडेंट को पहले से ही मालूम होना चाहिए कि मेरिट जो है उसको सस्टेन करने के लिए और जो स्क्रीनिंग है स्टूडेंट की करने के लिए, मतलब हर स्टूडेंट को नहीं ला सकते आगे। अगर इफ़ देयर आर 3200 और 3300 सीट फॉर मेडिकल स्टूडेंट, तो अब 1.5 लाख कैंडिडेट्स हैं। अब 1.5 लाख में से वो 3300 नहीं सिलेक्ट होना है, वो सारे तो नहीं सिलेक्ट हो सकते। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे एग्जामिनर ने रखने ही रखने हैं जिससे कुछ बच्चों को, मतलब वो लाखों की तादाद में जो है उसको स्क्रीन आउट किया जा सके, सिर्फ 3000 को जो है आगे लाया जाए। तो वो जो 3300 स्टूडेंट में जिसने शामिल होना है उसको 3 से 4 एमसीक्यू डिफिकल्ट जो होते हैं, जो लगते हैं कि डिफिकल्ट हैं, अपेरेंटली होते नहीं हैं, प्रैक्टिस से वो भी हो जाते हैं। तो वो उनकी तैयारी बार बार टेस्ट के जरिए ही हो रही होती है। वो मुख्तलिफ अकेडमीज में टेस्ट दे रहे होते हैं, हमारे पास टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हम उनको मुश्किल की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट को लगता है एक परसेप्शन डेवलप होगी ना कि ये मुश्किल है, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये मुश्किल है, ये एमसीक्यू मुश्किल है और यूएचएस के एग्जाम में सारे मुश्किल एमसीक्यूज ही आने हैं। ऐसा नहीं होता।
MCQs 3 से 4 पर सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं, और जो स्टूडेंट वो अटेम्प्ट कर जाता है वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है। जो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता वो फिर जाहिर सी बात है फिर वो स्ट्रगल के दौर में आ जाता है, मुश्किल होता है। बाद स्टूडेंट फिर रिपीट करते हैं उसको, एक टारगेट ओरिएंटेड होते हैं कि हमने करना ही करना है। तो इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को मैं ऐसे समझाऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट काफ़ी होते हैं, उनको याद रखना में थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन यार अब इसमें है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर, जैसे साहिब साहब कह रहे थे 100 पेजेस हैं, तो 100 पेजेस में से हम कहते हैं जी कोई टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जी 100 डी टॉपिक्स हैं, तो 100 टॉपिक्स में ना स्टूडेंट को 1 या 2 टॉपिक अगर मुश्किल लगते हैं ना तो वो परसीव कर लेते हैं कि ये हाँ जी बाकी भी सारे ये सब्जेक्ट ही मुश्किल है, ये सब्जेक्ट ही मुश्किल है, ये इंटरस्ट्रेस ही मुश्किल है, मुझे नहीं आना। अगर स्टूडेंट अपने आप को एक ये पॉजिटिव सेंस जो है ना वो जनरेट करना, ये स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी है, टीचर गाइड करते हैं, पेरेंट्स गाइड करते हैं, तब जाके उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस देना होता है, असल में तो करना उन्होंने नहीं होता है, एग्जीक्यूट उन्होंने करना होता है। तो हमने अपना नॉलेज उनकी तरफ इनकलकेट करवा देना है, ट्रांसफर कर देना है। अब बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि बेटा देखो अगर 100 टॉपिक्स हैं तो उनमें से 98 आपको आते हैं, आपको सिर्फ 2 नहीं आते। आपको सिर्फ 2% नहीं आता, आपको 98% पे ग्रिप है, आपको सिर्फ 2% पे ग्रिप नहीं है। अब व्हाट डज इट मीन? देयर आर 200 MCQs, UHS में 200 MCQs आते हैं। अगर 200 MCQs में मेरी तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि 200 MCQs में से अगर बच्चा पर सब्जेक्ट अगर 4 मिस्टेक भी करे तो 4 5 20, उसके 20 मार्क्स कटेंगे। ओके, 20 मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए। तो 200 में से बच्चा 180 मार्क्स लेगा, वो इजीली ले लेगा। और 180 मार्क्स का मतलब क्या है कि एडमिशन, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है। तो ये ना अपने आप को समझाने की बात है कि मैं अगर मेरे को चंद मिस्टेक भी हो जाती हैं तो उन मिस्टेक का नाम ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव, मतलब उसमें हम 180 प्लस में चले गए, उसका जो FSC का स्कोर है उसने कंट्रीब्यूट किया, उनके मैट्रिक वो आमतौर पे कोविड वाला स्कोर भी आ रहा होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है, तो एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये अपने आप को जब सेल्फ कॉन्फिडेंस देना होता है ना, तभी बच्चा जो है उसको एग्जीक्यूट कर पाता है। और ये एक और चीज स्टूडेंट भी समझ रहे होते हैं कि वो देख रहे हैं यहाँ पे कि मुआवजा नहीं होता। एग्जाम वाले दिन ना हम सोच लेते हैं कि मुआवजा होगा, मुझे ही सारे सवाल आ जाएंगे और मुझे ही आते होंगे, बाकियों को नहीं आते होंगे। हम तो पेपर पे पढ़ के फूंके भी मार रहे होते हैं कि कोई ना अल्लाह की तरफ से अब पेंसिल चलेगी और हम पास हो जाएंगे। हाँ जी, वो देखे ना एक दिन पहले नमाजें भी रेगुलर हो जाती हैं, मुसल्ले पे बैठ जाते हैं सारा। तो वो लेकिन वो असल में ये ठीक है, ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जरूर है, बेहतर है। लेकिन इन चीजों को सामना करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये प्रैक्टिस आप टेस्ट दे के ही हासिल कर सकते हैं। और एक और बात, उसको मैं भी सेकंड करूंगा साहिसा वाली बात को, जैसे जैसे एग्जाम के डेज नजदीक आएंगे ना, उसमें वो एक पंजाबी वाली बात है ना, खिलारा नहीं डालना, समेटना है चीजों को। जब आप कहीं जाते हैं, पैकिंग करते हैं ना, तो चीजों को तरतीब से रखते हैं, सारी चीजों को वाइंड अप करते हैं। तो अब आप फियर ले आए अपना कि एग्जाम आ रहा है तो मैंने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो आप जितनी चीजें करेंगे आपको लगेगा मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। कलेक्टिव चीजें पढ़ लें, लेकिन अच्छे से तैयारी करें और अपने माइंड को रिलैक्स रखें कि आप ये 100% इंट्री टेस्ट को पास कर लेंगे। इसके हवाले से बहुत सारे और भी सवालात हैं और आई एम श्योर कि तमाम स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल का इंट्री टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन है। मिस मत कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और मेडिकल का एंट्री टेस्ट अगर आप पास करना चाहते हैं तो आज का प्रोग्राम है आपके लिए। तो आपने जितने भी पॉइंटर्स हमारे पास हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं वो बता रहे हैं, तो उसको मेक श्योर करें कि कहीं नोट कर लें और उसको फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा है साजिद साहब या नहीं? बिल्कुल ऐसा है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो अपने सब्जेक्ट के हवाले से बताइएगा कि आप बच्चों को किस तरह से रेडी करते हैं और कौन सी ऐसी चीजें, कौन से ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो कि आपका फोकस होता है कि बच्चों को ये तो जरूर ही मैंने उन तक जो है वो डिलीवर करना है ताकि वो अपना एंट्री टेस्ट इजीली पास कर। अच्छा, असल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जैसे अभी हमारी डिस्कशन भी हो रही थी ना कि केमिस्ट्री बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट मुश्किल है, और केमिस्ट्री से आप भी भाग गई थी। हाँ, और मैं तो बल्कि यही पूछ रही थी कि इतना पढ़ना मुश्किल है तो आप कैसे पढ़ा लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बोर्ड का रिजल्ट आया है
तो हर दूसरे स्टेमियन बच्चे के जो है ना वो मार्क्स 85/85 से मतलब 100% रिजल्ट था केमिस्ट्री में। और इसका असल में ना दिखने में वो जो फार्मूले हम देखते हैं केमिस्ट्री के, रिएक्शन देखते हैं, तो वो इस वजह से मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, वो हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेट हो रहे होते हैं। मतलब जितनी भी मैं इसमें एग्जांपल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि हम घर में जो भी यूज़ करते हैं, कोई हम कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, हम कोई इवन कि हम कुछ खाते हैं, लेज का एक पैकेट लेते हैं, इवन कि मैं चाय ले रहा हूँ तो ये कैफीन ले रहा हूँ, इसका भी एक फार्मूला है। तो इस वजह से जब बच्चे को इंटरेस्ट अगर केमिस्ट्री में पैदा करना है तो हम कुछ भी खाते हैं ना तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप वो जरूर पढ़ें, आपको वहाँ पे केमिस्ट्री के फार्मूले जरूर मिलेंगे। हाँ, आपको पता लगेगा कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में भी हर जगह पे यूज हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी लाइफ में यूज हो रही है। मैं अच्छा, अब बच्चों को आप कह रहे थे कि केमिस्ट्री किस तरह समझ आती है, तो जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे उनको याद होगा कि हम हर जगह पे ना निमोनिक याद कर लेते हैं। जी जी। मतलब मैं उनको गिफ्ट का नाम देता हूँ कि मैं बच्चों को केमिस्ट्री के छोटे छोटे गिफ्ट देता हूँ कि बेटा ये याद कर लो, आपका एमसीक्यू ओके है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब एमसीक्यू तो पूछेगा कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, तो मैं बच्चों को बताता हूँ तो बेटा जी फोन याद कर लो, दोनों बंदों के पास फोन हो और दोनों के पास सिम भी हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब बच्चा कहते कि सर फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके ओके, यू फोन तुम ही तो हो। हाँ, तो वो फोन जो है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मतलब कि लाइफ एग्जांपल्स को अगर हम केमिस्ट्री में रख दें तो हमारे लिए केमिस्ट्री इजी है फिर। हाँ, कमाल हो जाता है केमिस्ट्री में, मुश्किल नहीं है। हाँ, तो डेली लाइफ की एग्जांपल, अब बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाते हुए बेटा जी आप घर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, आपकी मम्मा आटा गूंद रही है तो आटा क्या है, स्टार्च है, स्टार्च में क्या है, OH है, OH फोन है। ओके, फोन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मैंने अभी कपड़े पहने, सुबह मैंने प्रेस करके पहने थे तो ये रिंकल पड़ गए हैं। अब ये रिंकल पड़ गए हैं तो यहाँ पे ये सेलुलोज था। सेलुलोज था, बीटा डी ग्लूकोज था। अगर बीटा डी ग्लूकोज था तो वहाँ पे OH था। अगर इतना पूरा साल बच्चे अपने घर में देखने लग जाएं कि अम्मा अच्छा हंडिया बना रही हैं, अम्मा अच्छा आटा गूंद रही हैं, कपड़े हमने प्रेस किए हैं, इस पे जो है वो सलवटें आ गई हैं, तो ये मतलब फिर तो बड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओवरऑल हमारे सब्जेक्ट में खान साहब का है, नसार साहब हैं हमारे साथ, अमजद भट्ट साहब हैं, हमारा मैथ में गिल साहब हैं, हर हमारा ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हम सभी टीचर इसी तरह एफर्ट कर रहे होते हैं डेली लाइफ के। इसका मतलब है फिर रिजवान साहब कि टीचर के टीचिंग मेथड पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो अपने स्टूडेंट तक कितना अच्छे से उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। जिस तरह से लाइफ एग्जांपल देके साजिद साहब बता रहे हैं कि अगर बच्चों को ये बताया जाएगा फिर तो उनकी आंखों के सामने 24 आवर्स चलते फिरते केमिस्ट्री उनको दिखाई देगी, तो क्या फिजिक्स भी ऐसे ही दिखाई देगी? बिल्कुल, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी ना ये की पॉइंट है। देखिए आपने भी अपनी लाइफ में मुख्तलिफ टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन कुछ टीचर जो लाइव एग्जाम्पल देते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद रहते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे थे चाहे कॉलेज लेवल पे थे। तो टीचर का एक ही रोल होता है, सारे टीचर ये नहीं ट्रांसफर कर सकते नॉलेज इस तरह से। अब उसकी मतलब जैसे साहिद साहब ने छोटी छोटी एग्जाम्पल दी हैं कि हमने उनको याद रखना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इफ वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड वगैरह। तो अब बच्चे सोचते हैं, आंसर करते हैं, तो मैं ऐसे एज अ जॉक कह देता हूँ ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर। भी आपका दिमाग खराब है, आप पत्थर को डुड्डा मार रहे हो तो तकलीफ तो होगी, लेकिन उनसे पता चलता है थर्ड लॉ है, रिएक्शन मिलता है, जितनी चीज़ हार्ड होगी सेम रिएक्शन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब ये बच्चे को कभी भी नहीं भूलेगा कि मतलब अगर इफ वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, हमें तकलीफ हुई किस वजह से, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल ही चलती रहती हैं। और जैसे साहिद ने बताया कि केमिस्ट्री जो है वो लाइव एग्जाम्पल हैं, तो हम इंसान जो ना कायनात के बारे में सोचता है कि आखिर ये वजूद कैसे आई, इसका वजूद कैसे हुआ, सारे सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है चाहे साइंस का स्टूडेंट नहीं है। तो कायनात की इब्तिदा का जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। मतलब ये बेस है कि ऐसे यूनिवर्स जो है वो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जब अब ये स्टूडेंट को नेवर है, वो कभी भी वो भूलेगा नहीं कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई। तो ये जो लॉज ऑफ नेचर हैं, वेस्टमैन को लॉज ऑफ नेचर कहा जाता है, लॉज ऑफ साइंस हैं, हम तो इनमें कहते हैं कि अल्लाह ताला की हाकमियत थी कि अल्लाह पाक ने कायनात को तख्लीक किया, तो कुन फायकून जो है ये सारा ये कुन कहने से तख्लीक हुई, लेकिन इसमें जो अल्लाह पाक ने लॉज जो है वो छुपा दी हैं, उनको डिस्कवर करना है। बिल्कुल, तो वो डिस्कवरी जो है वो फिजिक्स तो है ही डेली लाइफ की साइंस ना। मतलब आप दाएं बाएं देखते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम सीट बेल्ट है वो क्यों पहनते हैं,
तो अब सीट आप बेल्ट इसमें है ओलंपिक चैंपियन की एग्जांपल जी जी। अभी जो अरशद हाँ, नदीम है अरशद हाँ साहब जी, की तो वो उसकी एंगल मैं अभी वो बताने बताया लगे गया जी, था। एंगल वो जी। बताने लगे ना वो फिजिक्स की प्रोजेक्टाइल हाँ जी, तो हाँ, बेटा आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो तो रेंज ज्यादा होगी, ज्यादा दूर तक जो है वो जेवलिन फेंका जा सकता है। ओके ओके। यहाँ पे तो- फिजिक्स का रूल उसने अप्लाई और किया। Apply जो कर हाँ जी, दिया। इसमें दो थी, जो अर्शदीप ने जो थ्रो किया था वो 112 किलोमीटर पर आवर Exactly, था exactly. और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 31 था। अभी ये ना बेहतरी की गुंजाइश है उसमें, अगर वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को और जो है 45 पे ले जाता है तो वो और ज्यादा, यानी कि वो 110 प्लस भी थ्रो कर सकता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फिजिक्स की एप्लीकेशन की जिसको अप्लाई किया गया। ये तो रिसेंट एग्जांपल हो गई। इसी तरह से मतलब मैं इस चैनल के तवज्जुह से भी कि हम सीट बेल्ट पहनते हैं, जी तो ये इस नम्स का इसका क्वेश्चन भी है कि सीट बेल्ट किधर फोर्स लगाती है। जाहिर सी बात है ब्रेक से अप्लाई हो, सडनली हम फॉरवर्ड जो है वो गिरना चाहते हैं, लेकिन सीट बेल्ट हम पे अपोजिंग फोर्स लगाती है, हमें रोकती है। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। अभी रिसेंट जो है ये सितंबर में जो टेस्ट हुआ सेकंड को, उसका नम्स का ये क्वेश्चन था। सेफ्टी हेलमेट हम पहनते हैं, फिजिक्स की एप्लीकेशन है। सेफ्टी हेलमेट मोटरसाइकिल में टाइम ऑफ कोलिजन को इंक्रीज करते हैं। मतलब ये जो हमारी स्कल है ना, इस पे अल्लाह ताला ने बाल दिए हुए हैं, जी, तो ये ना टाइम ऑफ कोलिजन को इंक्रीज करते हैं। हाँ। तो अगर बाल हों तो इस स्कल को ब्रेक करने के लिए 50 न्यूटन फोर्स चाहिए होती है, और अगर बाल नहीं है तो सिर्फ 5 न्यूटन से स्कल टूट जाती है। बिल्कुल तो ठीक। ये है हेलमेट का जो है वो कि वो टाइम ऑफ कोलिजन को इंक्रीज करेगा। जब मोटरसाइकिल से यहाँ खुदा न हादसा गिरते हैं तो सबसे पहले ना सर लगता है सड़क पे, बिल्कुल ऐसे तरह। और यहाँ पे आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप उसके बगैर चलाएं, सेफ्टी हेलमेट के बगैर, मतलब वो आपके कंट्रोल में ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो आपको head ये injuries फिजिक्स वगैरह की का- एप्लीकेशन है। जब हम ऐसी एग्जांपल बच्चों को देंगे तो वाई नॉट, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, उनको याद भी रह जाएंगी चीजें। और फिर ना एज स्टूडेंट अगर मैं भी देखूं कि हमारे टीचर हमें बताते थे ना कि आपके डेली लाइफ में ये चीजें होती हैं और ये आपके सब्जेक्ट के साथ है, तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, हम चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो उसमें ये है कि अगर बच्चे उस चीजों को समझते हैं, फिर स्टेटमेंट कैसा भी हो उसके नीचे के जो ऑप्शंस होंगे आपको उसको राइट ऑप्शन पिक करना बहुत ईजी हो मैं जाएगा। उसी के ऊपर जी, ही जी। आपको जवाब देता हूँ। देखें, बच्चा हमारा जब पेपर में बैठता है ना, तो मैं वो बात प्रीवियस ही उसी को दोबारा रिस्टोर करता हूँ कि मैंने कहा था कि पहले हमने 10 दिन का प्लान किया, फिर हमने 5 दिन का प्लान किया, फिर हम बिफोर द एग्जाम डे जी। बच्चे को अपने आप को मैक्सिमम रिलैक्स करना है। उसने अपने आप को जितना वो मैक्सिमम अपने आप को रिलैक्स करेगा उतना बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को वो अभी जो बात कह रहे थे कि उसको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, और ये नेचुरल प्रेशर है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब वो स्ट्रेस लेगा ना तो वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो सारे आगे पीछे भाग देंगे, और वो जो चीज़ें याद की हुई हैं वो बिल्कुल भूल जाएंगी। अब उस दिन हमने क्या करना है? उस दिन हमने सुबह उठ के बेटा जी अच्छा सा नाश्ता करना है, मामा से फरमाइश करनी है कि आज हमें स्पेशल कुछ खाना बना के दें लंच में। नहीं अच्छा ब्रेकफास्ट में। हाँ जी, ब्रेकफास्ट हमने अच्छा करना है क्योंकि 9 बजे तो टेस्ट स्टार्ट हो जाना है। हाँ अच्छा, ये टेस्ट डे की आप बता रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस क्या होना हाँ, चाहिए? टेस्ट डे वाले दिन आपका क्या आपने क्या practice होना है? चाहिए? अच्छा सा बिल्कुल, नाश्ता करें, बिल्कुल। रिलैक्स होकर रात को नींद पूरी करें, क्योंकि मोस्टली बच्चा क्या अच्छा करता है। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज है ना, हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज में हम लोग कहते हैं कि 1 डे बिफोर बच्चे को सोना नहीं है, पूरी रात बेटा पढ़ो। अब उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है? तो यहाँ पे अल्टीमेटली parents को भी नुकसान मैं समझना प्रीवियस ईयर की एग्जांपल देता हूँ। जी, जी, हमारी टॉपर थी, मैं बताइए स्टूडेंट जरूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। प्रति बोर्ड की पहली पोजीशन थी, पिछले साल बोर्ड की पोजीशन अनाउंस नहीं हुई थी। ओके। तो जब हमारी स्टेम की पोजीशन थी ना वो बेटी, उसके साथ क्या हुआ, वो बोर्ड की पहली पोजीशन सेंटर में जाके बैठी और आधे घंटे बाद अल्लाह हाफिज हो गई, मतलब बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, बेहोश हो गई क्योंकि वो ओवरनाइट उन्होंने पढ़ा होगा कहीं ना और कहीं उसने स्ट्रेस पढ़ा ले लिया होगा। और फिर सारा वो busy स्ट्रेस रही। भी पूरा बिल्डअप होता रहा उन पे। और फिर उसका अल्टीमेटली एक और भी जो सबसे बड़ा अलमिया था कि हमें पेरेंट्स को, बाकी दोस्तों को, उसके जो साथ उसकी फेलो थी, सबको एक्सपेक्टेशन लेवल उसके स्टूडेंट के साथ अटैच हो जाता है ना। अच्छा, ये प्रेशर जो हम बच्चों पे बिल्डअप हाँ। कर देते हैं कि फलां के बच्चे ने अगर प्रीवियस से इतना रिजल्ट दिखाया है तो यू मेक श्योर कि आपको इससे ज्यादा लेकर आने हैं नहीं। मार्क्स,
और ये मार्क्स की जो रेस है ना, इसने बच्चों पर एक बड़ा अजीब सा प्रेशर किया है। उनके नर्व्स जो है वो नॉर्मली नहीं रह पाते, और जिसकी वजह से वही होता है जो साजिद साहब ने एग्जाम्पल बताई है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आप पे तब प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि अगर बेहोश हो जाते हैं तो आपका तो एग्जाम वही का वही रह गया ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये प्रैक्टिसेस भी साथ में बेहद जरूरी है, पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, सिलेबस के हवाले से भी थोड़ी सी मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और मेडिकल एंट्री टेस्ट देना हुआ बेहद आसान, क्योंकि अगर आपको आ जाए उसके ट्रिक्स तो उसके बाद आपके लिए बड़ा इजी है कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और फिर बस आप मुस्कुराते हुए तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। लेकिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वो तमाम स्टेप्स को फॉलो करें जो कि हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, सिखाते हैं, हमारे मेंटोर की तरफ से हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले वो 15 दिन के जो प्लान साजिद साहब ने बताया, रिजवान साहब ने बताया, उसको फॉलो करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी। आपको अपने पूरे के पूरे कोर्स को शॉर्ट लिस्ट करना है, फिर उस पर फोकस करना है, फिर किस तरह से दिनों को डिवाइड करना है, ये तो तमाम तरीकेकार हमने बता दिया। लेकिन रिजवान साहब ये भी बताइएगा कि मेडिकल का एग्जाम देने के लिए, एंट्री टेस्ट देने के लिए हमें जो सिलेबस पढ़ना पड़ता है, क्या वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों का पढ़ना पड़ता है या कोई एक पढ़ना पड़ता है? सिलेबस के लिहाज से थोड़ा सा आप बताइएगा, बुक्स किस तरह की होनी चाहिए और कौन सी बुक्स बच्चों को ज्यादा फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा नोट्स भी मिल रहे होते हैं। तो बच्चों की ये भी होता है कि अच्छा कम कम पॉइंटर्स पढ़ेंगे, नोट्स ले लें बाजार से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम ज्यादा बुक्स जमा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा ना, हम बहुत ज्यादा उसको फैला लेते हैं बजाय उसको कंसाइज करने के। तो बताइएगा थोड़ा सा सिलेबस। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इस फॉरम से किसी का भला हो जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। फिजिक्स के हवाले से देखें, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पीटीपी की बुक ऑलमोस्ट जो है 99% एस्पेक्ट्स को कवर करती है। और अगर स्टूडेंट ने साथ कोई एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए बुक पढ़नी है तो वो फेडरल टेक्स्ट बुक जो है 3-4 टॉपिक्स उसमें फिजिक्स में लकीली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो वो फेडरल की टेक्स्ट बुक से जो है वो स्टूडेंट कंसल्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन जो ये बात स्टूडेंट जो ना नोट्स इकट्ठे करने को, एमसीक्यूज इकट्ठे करने को एक ना मिशन बना लेते हैं कि हमने मुख्तलिफ वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं, 2 से इकट्ठे करने हैं, लेकिन मैं इसको हरगिज रिकमेंड नहीं करता। ठीक है। उसकी वजह यह है कि मतलब इफ यू आर लिविंग इन अ रूम, आप अपने रूम को सेट करते हैं। मतलब मैं अपनी बात करता हूं कि मैं जो है वो एक मेरे रूम में डिसऑर्डर होता है, कोई सॉक्स इधर पड़ी हुई हैं, कोई चीज इधर पड़ी हुई इधर पड़ी हुई है। तो लेकिन मुझे पता है कि मैंने इस चीज को यहाँ पे रखा था। हाँ। अब मेरी सिस्टर आती हैं, वो मेरे रूम को ना अलाइन कर देती हैं, वो ऐसे डेकोरेटेड हो जाता है, लेकिन मुझे मेरी चीज नहीं मिलती, वो मेरी चीजें गुम हो जाती हैं। हाँ। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए कह रहा हूं कि यू आर द पर्सन। आपने किसी की शॉर्ट लिस्टिंग पे नहीं जाना, कोई नोट्स नहीं कलेक्ट करने, आपने अपने नोट्स डेवलप करने हैं। तो ऐसा स्टूडेंट जो अपने हाथ से एक दफा लिख लेता है ना, आधा तो उसे वहीं पे याद हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज द बेस्ट वे। आपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दी हैं वो दूसरों को नहीं दी। हर एक की सलाहियत डिफरेंट है। तो आप अपने नोट्स डेवलप करें और बहुत ज्यादा चीजों को फैलाएं नहीं। जितना आप कंसाइज रह सकते हैं उतना रहें, जितना कॉम्पैक्ट चीजों को रखा जा सकता है उतना रखें। वन ऑफ द थिंग, अब ये नियरेस्ट टू द एग्जाम है और ये फॉर एवर है, मतलब ये यूनिवर्सल रूल है। तो यूएचएस की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स में आपने फेडरल टेक्स्ट बुक के साइडलाइन इंफॉर्मेशन होनी है, वो याद रखनी है। नोट्स खुद डेवलप करने होते हैं, वो जब बहुत ये जरूर स्पेशली बेटा जी आप नोट कर लें। और तीसरा मैंने कहा था नोट और पेंसिल लेके बैठे। हाँ जी, और बेटा तीसरा जो चीज है ना, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसीव कर लेना कि ये चैप्टर या ये यूनिट जो है, ये टॉपिक मुश्किल है। तो आप ऐसा करें कि 1 या 2 यूनिट मैं आपको बताता हूँ जिसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मोशन एंड फोर्स के नाम से एक यूनिट है, और इसी तरह से सर्कुलर मोशन के नाम से एक यूनिट है, और वेव्स। इन 3 यूनिट्स को आप टाइम एंड अगेन रिवाइज कर लें। और अगर स्टूडेंट इनको कंपाइल कर लेता है, अपने नोट्स खुद बना लेता है, तो फिजिक्स की रिवीजन सबसे आसान है। एक बार फिर से रिपीट करें। मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन और वेव्स। और वेव्स, ये 3 हैं। ये 3 सिर्फ यूनिट्स हैं जिन पे उसको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, अच्छे उसके गाइडलाइन चाहिए। ठीक है। तो उसके अदर देन एक एवरेज सी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। और पूरी अगर नोट्स खुद बनाए हों तो एक स्टूडेंट पूरी फिजिक्स को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की
विद इन एन आवर आई थिंक सो रिवाइज कर सकता है। मतलब एक अच्छा स्टूडेंट उसको घंटे में रिवाइज कर लेता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए होती। हाँ। तो ये मैंने जो 3 टिप्स बता दी हैं ये वाली। अब एग्जीक्यूशन जो है, इनकी एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब स्टूडेंट जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठेगा इसके लिए, तो वो सबसे पहले ना पूरी स्टेटमेंट को पढ़े जरूर, थॉरोली पढ़े, कंक्लूड ना करे कि इसका आंसर क्या है। थॉरोली पढ़ ले उस स्टेटमेंट को और ऑप्शंस को भी एक दफा तसल्ली से देख ले। तो मतलब जैसे आप शुरू पे पूछ रही थी कि क्या उसे पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पेपर पढ़ा जाए। उस पेपर में मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे, आसान भी होंगे, लेकिन मुश्किल को देख के हमारा माइंड नेगेटिवली बाइस्ड है, वो परसीव कर लेगा ये सारा पेपर ही मुश्किल है। इसलिए पेपर मुश्किल की बात नहीं है, बस एक साइड स्टेटमेंट को, फिजिक्स में स्टेटमेंट को थॉरोली पढ़ें। अच्छा, और यहाँ पे आप ऑप्शंस को थोड़ा सा देखें। रिकमेंड क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट को आपको 2 बार पढ़ना चाहिए, फिर आप उसके ऑप्शंस पे गौर करें एंड देन आप उसको करें, या किस तरह से आपको क्या बेस्ट सजेशन? नहीं, स्टेटमेंट को सिर्फ एक ही दफा पढ़ना है, लेकिन तसल्ली से पढ़ें, थोड़ा टाइम लेके पढ़ लें। कोई इतना अफरा तफरी वाली बात नहीं होती। ऑन एवरेज स्टूडेंट के पास 1 मिनट से ज्यादा होता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो उसमें अगर आप 40 या 30 सेकंड या 40 सेकंड में भी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इजीली पढ़ी जाती है। फिर भी आपके पास आधा मिनट होता है वो उन एमसीक्यूज को जज करने के लिए। तो कोई हसल एंड बसल वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं होता। सिर्फ एक तरतीब से आगे बढ़ते जाएं। जो क्वेश्चन आ जाए, जो नहीं आता उसको स्किप कर दें। और उसको बाद स्टूडेंट ना उसको अना बना लेते हैं, जिद बना लेते हैं कि ये मुझे आता था तो ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये क्यों नहीं कर पा रही। हाँ जी, तो वो ईगो प्रॉब्लम जो है ना उससे निकलना है। अगर कोई नहीं आता तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मार्जिन है बेटा, मार्जिन है 4 आपकी जो मिस्टेक आप अगर करें फिर भी आप 180 प्लस मार्क्स में जाते हैं। मतलब अगर आप एक स्टेटमेंट पढ़ रहे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप नेक्स्ट पे स्विच कर जाएं, नेक्स्ट पे, ताकि आप पूरा पेपर हल करने के बाद जो आपका रह गया फिर उस पर अगर आपके पास टाइम है तो तसल्ली से देख लें उसे, ताकि एटलीस्ट इतना पेपर तो आप अटेम्प्ट कर सकें कि आपको पासिंग मार्क्स मिल जाए। आपको ये हो कि आपने मेक श्योर कर लिया, आपने अपनी सीट कंफर्म कर ली है, ये नहीं कि एक के चक्कर में बाकी टाइम भी गुजर गया। इसी तरह से जैसे रिजवान साहब ने बताए हैं 3 यूनिट्स, केमिस्ट्री में आप क्या प्रेफर करते हैं कि कौन से 3 सब्जेक्ट, मतलब कौन से यूनिट या कौन से चैप्टर्स हैं? पहले वो जो बात कर रहे थे रिजवान साहब, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। वो जो बता रहे हैं ना कि स्टेटमेंट को, केमिस्ट्री की स्टेटमेंट से ही तो हमने आंसर निकालना। जी 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 जी। हमने क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, आंसर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये बात बड़ी अजीब सी है, बच्चे के माइंड में, आपके माइंड में भी आएगा कि भाई हमने तो वहाँ पे आंसर लगा के आना है। अब होता क्या है, होता ये है कि जैसे मैं नम्स के 2 टेस्ट की एग्जाम्पल, अभी 2 क्वेश्चन आए थे। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो आंसर क्या है, और अगर हम आगे आंसर को देखें तो फिर क्वेश्चन और है। मैं बच्चों को ये रिमाइंड भी करवा देता हूँ कि 83 और 84 ये नम्स का जो अभी 1 सितंबर को टेस्ट हुआ है ना, उसमें एमसीक्यूज था। ठीक है। उसमें एक एमसीक्यूज था कि कंपाउंड एक्स है, रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप ये बताएंगे कंपाउंड वाई क्या है। हालांकि पूछना ये चाहिए था कि ये कंपाउंड एक्स क्या है। ओके ओके। अब हुआ क्या, आगे ऑप्शन एज इट पीटीबी का चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर की बुक का एज इट एमसीक्यूज था। और एज इट ऑप्शन भी वही थे, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा भी। लेकिन वहां पे नम्स के एंड पे मिस्टेक क्या हुई कि उसने कंपाउंड एक्स की जगह पे वाई पूछ लिया। अब वाई के रेलेवेंट आगे आंसर नहीं था। और बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब मैंने जब इसके ऊपर मैंने की अपलोड की तो बच्चों ने कहा कि ये सर नम्स का क्वेश्चन गलत है। अब नम्स की जब अपलोड होगी देखना वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है कि हमें क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन से ही हमारा आंसर मिलना है। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन से आंसर मिलेगा और इसी पॉइंट को हम आगे लेकर चलेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और किस तरह से आप मेडिकल इंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। पूरे लाहे अमल हमने कोशिश किया कि बहुत कम वक्त में हम आपको समझा पाएं ताकि आपके लिए आने वाले दिनों में आसानी हो सके। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी साहिल साहब कि जैसे कि अभी तालीमी मियार हम ओवरऑल देखें मेडिकल की फील्ड के अलावा भी तो महंगाई की वजह से बहुत मुतासिर हुआ है। आप क्या देख रहे हैं कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल टेस्ट में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद क्या उतनी ही है या उससे कम है? अगर प्रीवियस ईयर को कोविड के साथ अटैच किया जाए ना तो कम हुई है। असल में क्या हुआ था, कोविड में हर दूसरे बच्चे के नंबर 1100
जैसे अभी जहांगीर साहब से भी पहले बात हो रही थी, तो हर दूसरे बच्चे के नंबर क्या थे, 1080, 1090, मतलब FSC के लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से ना हर स्टूडेंट पास हो गया था। और प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मेडिकल फील्ड में पेयर हुआ। तो अब जो है वो बच्चा डाइवर्ट हुआ है। जैसे इस साल से मोस्टली यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अनाउंस किया, तो उसको वहाँ भी बच्चा गया है। नॉन मेडिकल में IT में बहुत ज़्यादा फील्ड है, बच्चा वहाँ पे भी मूव हुआ है। तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बच्चा इस दफ़ा कम है। ओके। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, इस दफ़ा मेरिट भी चांसेस हैं कि पॉइंट समथिंग में ज़रूर नीचे आएगा। ओके। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से मेरिट ऊपर गया था। हाँ। और कोविड की वजह से मेरिट, मतलब आप प्रीवियस 19 और 20 में जाके देखें तो मेरिट 89-90 की रेंज में था। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन अब पिछले सालों में मेरिट देखा जाए तो 91.3, 91.5, इवन कि अगर किंग एडवर्ड का देखा जाए तो 93.2 पे जाकर क्लोज हुआ। टू मच मेरिट, और जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। मतलब मुझे मेरा केमिस्ट्री का पेपर भी दे दिया जाए और मुझे कहा जाए वहाँ पे सेंटर में बिठा के तो कि 100% रिजल्ट देना है, और जैसे मैं अभी नॉट पॉसिबल, जैसे मैंने अभी वो नम्स के क्वेश्चन भी डिस्कस किए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों से मेरी यही है सजेशन कि आपने रिलैक्स रहना है और टेस्ट में अच्छा जाके परफॉर्म करना है, और अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव करना है कि वो ज़ात भी कुछ फैसले करती है, और उस ज़ात ने आपके लिए अच्छा सोचा हुआ है, आपने मेहनत की हुई है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और फिर से अगेन वही बात है कि बहुत ज्यादा फैलाव करने से बेहतर है कि कंसाइज सब्जेक्ट को कंसाइज करें, शॉर्टलिस्ट करें और उसी पे तैयारी करें, ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और बेहतर अंदाज से अपने लिए अपनी सीट को कंफर्म कर सकें। रिजवान साहब, क्या आप साजिद साहब की वो सवाल पे फोकस करने वाली बात पे कितना मुत्तफिक हैं? आपको भी क्या लगता है कि बच्चे को क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन आंसर्स पे? जी, मैं यही बात कर रहा था कि स्टेटमेंट को पढ़ें तो उससे ना कोई रिजल्ट वो अपने माइंड में डेवलप ना करें। स्टेटमेंट को पढ़ें, एक दफ़ा वो पढ़ लिया एज अ मतलब ऑब्जर्वर उसको पढ़ लें, उसके बाद ऑप्शन सारे चारों के चारों एक दफ़ा पढ़ें ज़रूर। जब वो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद आप एक डिसीजन पे आते हैं कि अब मैंने इस आंसर को जो है वो मार्क करना है, मैंने इसके अकॉर्डिंगली बबल शीट जो है वो फिल करनी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में मैं थोड़ा टिप आपसे बात जैसे तो हो रही थी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ना ट्राई करें कि जितना रिलैक्स रहा जा सकता है उतना रिलैक्स रहें। मतलब अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम है परसों, तो आज धड़ाधड़ वो सारे नोट्स निकाल के वो रिवाइज करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं होता। अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंस रखें और उसके बाद अल्लाह पे यकीन रखें। जब तक आपका अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप बेहतर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एक अल्लाह का प्लान है आपके लिए, अल्लाह ने आपके लिए बेहतर सोचा हुआ है, कोई हर्ज नहीं है। और लेकिन आप अपनी एफर्ट तो करें ना। अब ये जो जब हम एग्जाम में अपीयर होते हैं एज अ स्टूडेंट, तो हमने अपनी बेस्ट एफर्ट जो है वो देनी है। और मैं स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि स्ट्रेस को कम करने के लिए बेटा आप लोगों ने अपने दाएं बाएं नहीं देखना, हॉल को नहीं देखना, वो पूरे ऑडियंस को नहीं देखना कि इतने ज्यादा हमारे इर्द गिर्द स्टूडेंट हैं। आप यूं समझें कि ये जो पेपर है ये सिर्फ मैं ही अब दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ, जो भी उसमें सीगा में इस्तेमाल करें। बल्कि मैं कहूंगी कि आप समझेंगे कि एक ही सीट है, एक ही कैंडिडेट आप हैं, और आपने अपना पेपर देना और आपने उस पर ही अपना जो है उसको कंफर्म कर लेना। आप अपना टारगेट सेट कर लें तो शायद ये हो सकता है। जैसे भी डेविएशन हो, थोड़ा सा बंदा डेविएट का होता ही है माइंड, लेकिन आप अपने आप को यही रियलाइज करवाएं कि आई एम द ओनली कैंडिडेट, आई एम द ओनली कैंडिडेट। और कहीं पे फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको लगता है कि आपका माइंड स्टक हो गया, नहीं समझ आ रही, तो स्लाइड सी ब्रेक ले लें, चाहे आधे मिनट की चाहे 1 मिनट की। आपके पास वाटर बॉटल होगी, वो आप पानी 1-2 घूंट पिए, 1-आध मिनट रिलैक्स हो। 1-आध मिनट से बेटा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अपने सिर्फ 1-आध मिनट, ये नहीं कि रिजवान साहब ने कहा था कि थोड़ा ब्रेक ले लें, तो आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, पेपर खत्म हो जाएगा, उसमें आपको फिर थोड़ा ना प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं यहाँ पे एक और बात भी जरूर कहना चाहूंगी कि एक्सपर्ट्स ने तो बहुत सारी टिप्स दे दी हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी ये चीज बड़ी फेस की है कि जिस बच्चे को काम आ रहा होता है ना, पिछले वाले उसको जान के ना उसको बार बार पूछ रहे होते हैं वो नकल वाली बात के मुझे बताते, तो आप दूसरे बंदे के भी टाइम को डिस्टर्ब करते हो, उसके
के पेपर देने को भी डिस्टर्ब करते हैं। वो बड़ा अच्छे से आपका एक क्वेश्चन पे फोकस होता है, जब आप उससे नकल के वो चक्कर में उसको डिस्टर्ब करते तो उसका अपना पूरा का पूरा रिदम खराब हो जाता। तो ये काम भी नहीं आपने करना। साहिर साहब आपसे भी मैं लास्ट में कोई टिप लेना आखिरी चाहूंगी। पॉइंट है जो आपके साथ ही बात कर रहा हूँ, आखिरी बात कि एग्जाम डे में जो बच्चा घर से निकल आया, अब घर से निकल आया, सपोज एग्रीकल्चर उसका सेंटर बन गया फैसलाबाद में, जी फैसलाबाद में एग्रीकल्चर के गेट पे पहले रेस्क्यू 1122 वालों की गाड़ी की आवाज आ रही होनी है, वो बेटा आपके लिए नहीं आई। हाँ, ये बड़ा, अब देखें बच्चे के ऊपर हर तरह से प्रेशर होता है। और जाहिर बात है गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मेंटेन करना है, तो वहां पे उन्होंने रेंजर भी खड़ी कर देनी है, वहां पे उन्होंने पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी कर देनी है। अब बच्चा वहां से उस प्रेशर के अंदर जा रहा है, घर से एक तो प्रेशर लेकर आया है, एक्सपेक्टेशंस का, और फिर वहां पे गेट से वहां पे उसको लग रहा था कि ये सारे मेरे लिए लिए आए हैं। दूसरी बात, जब वो सेंटर में जाएगा ना तो वहां पे बहुत ज्यादा रश होगा। वो जाहिर बात है फैसलाबाद डिवीजन है, तो वो डिवीजन का बच्चा आया हुआ है, और आपने एक बात याद रखनी है कि वो सारे बच्चा टेस्ट देने नहीं आए। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि सारे टेस्ट देने क्यों नहीं आए? अगर सारे टेस्ट देने क्यों नहीं आए? भाई जी, सारे पागल थोड़े हैं, अपने पापा का पैसा जाया जरूर कर रहे हैं। ये आपने नब्ज में भी देख लिया होगा, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी देख लिया होगा, आपने एग्री के टेस्ट में भी देख लिया होगा, यूईटी के टेस्ट में भी देख लिया होगा, नेस्ट के टेस्ट में भी देख लिया होगा कि घंटे आधे घंटे बाद, हाफ टाइम बाद बच्चा उठ के जाने लग पड़ता है। हाँ, अब किसी भी जगह पे टेस्ट देख लें, वो बच्चा, कुछ तो मोस्टली बच्चा ऐसे होता है कि जिसके पेरेंट्स ने उसे कहा होता है कि बेटा तू डॉक्टर, वो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आए होते हैं, लेकिन हम अपने माइंड में एक चीज कर लेते हैं कि इतना बड़ा क्राउड है और लिमिटेड सीट्स हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं ये नहीं पास कर सकूंगा। तो आपने सिर्फ अपनी वही सारी बातें हैं कि आपने अपनी मेहनत पर जो है यकीन रखना है, अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखना है, जो पढ़ा है उसको माइंड में बस रखना है, अपने आप को काम एंड कूल रखें और फिर टेस्ट दें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट जरूर पास होगा। तमाम ऐसे और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं मेडिकल का, उन तमाम देखने वाले बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी विशेष हैं। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब आमीन। थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। तमाम देखने वालों के लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। आप सबका हामी और नासिर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।